हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख आर्यजन, शासन व्यवस्था, राजा के अधिकार कर्तव्य आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको प्रमुख राजकीय अधिकारियों के बारे में बता रही हूँ कि शासन संचालन में राजा की सहायता के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे। ऋग्वेद में जिन पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है उनमें सबसे प्रमुख है पुरोहित, सेनानी और तीसरा है ग्रामीण। ये तीन प्रमुख पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहला आता है पुरोहित। इन पदाधिकारियों में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यह राजा का मित्र होता था, पथ प्रदर्शक होता था और दार्शनिक होता था। शिक्षक के रूप में भी यह अत्यंत उत्तरदायी महत्वपूर्ण होता था। वैदिक पुरोहित उन ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का अग्रगामी था जिन्होंने समय समय पर भारत के विभिन्न अवसरों पर शासन व्यवस्था के संचालन में कार्यकुशलता दिखलाई। क्योंकि आरंभिक वैदिक कालीन शासन में विश्वामित्र, वशिष्ठ का राज्य संचालन में महत्वपूर्ण स्थान था। शांति काल में वह धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था और युद्ध काल में वह राजा की विजय तथा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए देवी शक्तियों का आह्वान करता था। तो इस प्रकार जो पुरोहित होता था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था और उसने समय समय पर अद्भुत प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया था। अगला है सेनानी। यह राज्य की सेना का प्रधान होता था। युद्ध में सैन्य संचालन का उत्तरदायित्व इसी का होता था। वह अपनी देखरेख में सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था। सैन्य संचालन, संगठन, समयबद्ध योजना में इसकी अहम भूमिका होती थी। जनता एवं राजा के सूत्र का कार्य कौन करता था? ग्रामीण। तीसरा जो अधिकारी होता था वो था ग्रामीण, गांव का मुखिया। गांव में राजा का प्रमुख सैनिक, असैनिक अधिकारी यही होता था। यह गांव की जनता और राजा के बीच संपर्क बनाए रखने का कार्य करता था। यानी कि गांव की शांति और व्यवस्था का दायित्व इसी अधिकारी पर निर्भर करता था। इन तीन अधिकारियों के अलावा कुछ और अधिकारी भी होते थे। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पुरब यानी कि दुर्गों की रक्षा करने वाला दुर्गपति, इसको कहते थे पुरब। दूसरा है स्पस, यह था गुप्तचर। ठीक है, राजा के लिए है पूरे शासन में जो राजा का एरिया होता था वहाँ पर गुप्तचरी का कार्य करता था और राजा को यह सूचना पहुँचाता था। और उसके अलावा होता था दूत, यानी कि अन्य राज्यों से संपर्क बनाए रखने का कार्य करता था। ठीक है, तो ये कार्य अधिकारी होते थे इनके अलावा, तीन प्रमुख अधिकारियों के अलावा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते प्रशासन में राज्य के आकार की वृद्धि के साथ साथ प्रशासन में जटिलता बढ़ना, स्वाभाविकता बढ़ती चली गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में हमें वृद्धि दिखलाई देती है। प्रशासनिक व्यवस्था की सुरक्षा हेतु राज्य के अनेक विभागों का गठन कर दिया गया था, जिसमें मुख्यतः वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, सैन्य विभाग, स्थानीय शासन विभाग आदि ऐसे विभाग बना दिए गए थे और राजा इन्हीं अधिकारियों की मदद से शासन चलाता था। शतपथ ब्राह्मण में हमें 11 प्रमुख पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। 11 पद। इनको क्या कहा गया है? इनको रत्निन नाम से संबोधित किया गया है। रत्निन, ठीक है, इस नाम से इनको संबोधित किया गया है। जो रत्निन थे, अधिकारी थे, वो थे प्रमुख सेनानी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। पुरोहित, इसका उल्लेख भी हमें मिलता है। दो तो ये वही हैं। युवराज, यह राजा का वशिष्ठ जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, वरिष्ठ पुत्र होता था और यह वही वंशानुगत राजा के आधार पर, यानी कि वही राजा बनता था, युवराज ही आगे चल कर के। और इसका भी महत्वपूर्ण अधिकार होता था। जब राजा मान लो राजधानी में नहीं है या किसी अभियान पर गया है तो उस समय राजकार कौन संभालता था? युवराज संभालता था। अगला है महिषी। राजा की अनेक रानियाँ होती थी, जिसमें मुख्य रानी होती थी जिसको पटरानी का पद दिया जाता था, वह भी प्रशासनिक कार्य संभालती थी। अगला है सूत, राजा का प्रमुख रतवान या राजा का सारथी।
ग्रामणी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि गांव का मुखिया। जैसे मैंने आपको बताया, शता यानी कि महलों का रक्षक। जो राजा के महल होते थे, एक प्रमुख अधिकारी माना जाता था, रक्षक। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, जितने भी राजकोष जो होता था उसका देख रेख का कार्य इसका ही होता था। और उसके अलावा भागदूत यानी कि कर संग्रह करता, कर को एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। अक्षवाप, द्यूत क्रीड़ा का प्रधान, राजा का जो मनोरंजन का एक साधन माना जाता था, यह द्यूत क्रीड़ा का प्रधान होता था। और अगला है पालागल, राजा का मित्र। उसके अलावा हमें जो अगला उल्लेख मिलता है, सभा और समिति। इस युग की प्रशासनिक अवस्था में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाओं का विशेष महत्व रहा है। सभा और समिति के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, क्योंकि कुछ विद्वान उनको समिति के संदर्भ में अलग कहते हैं। जैसे लुडविग है, वो कहते हैं कि सभा उच्चतर सदन था और समिति निम्न सदन था, दोनों ही संस्था अलग अलग थी। और जो प्रोफेसर कीथ हैं, उनका मानना है कि समिति संपूर्ण जाति की संस्था थी, यानी जितनी भी आर्य जाति में थी उनकी संस्था थी, और सभा उस संस्था का अधिवेशन स्थल था, यानी कि जहाँ आयोजन किया जाता था समिति का, उसका जो अधिवेशन स्थल था वो सभा था। और उसके अलावा जो जिमर हैं, वो कहते हैं कि सभा ग्राम संस्था थी और समिति केंद्रीय संस्था थी। तो इस प्रकार विद्वान इस संदर्भ में अलग अलग इनके बारे में कहते हैं। लेकिन अगर हम निष्कर्ष तक कहें तो सभा में संपदा की योग्यता के आधार पर जनता के विशिष्ट प्रतिनिधि राजा को परामर्श देने के लिए आते थे। और यह संस्था जो सभा थी, यह संस्था न केवल राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण करती थी, अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। और सभा में मनोरंजन के उद्देश्य से भी सदस्य एकत्रित होते थे। तो इस प्रकार सभा में आवश्यकता अनुसार राजनीतिक मंत्रणा होती थी। वहीं समाज के विशिष्ट व्यक्ति राजा के साथ इसमें आमोद प्रमोद भी किया करते थे। जबकि समिति संपूर्ण जन की प्रतिनिधि संस्था थी। यहाँ जन के सभी पुरुष राजनीति पर विचार विमर्श एवं व्यवस्था के लिए परामर्श हेतु स्वतंत्र थे। तो इस प्रकार समिति ही ऋग्वैदिक राजतंत्र को सीमित राजतंत्र में प्रतिष्ठित करने वाली संस्था दिखाई देती है। उत्तर वैदिक काल में के जो अथर्ववेद में है, उसमें यह स्पष्ट होता है। और सभा और समिति के बारे में, और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी कि अथर्ववेद में हमें इनके कार्यों के बारे में स्पष्ट होता है। सभा क्या थी? एक ग्राम संस्था थी और समिति एक केंद्रीय संस्था थी। यानी ग्राम संस्था थी जो हमें ग्राम्य प्रजातंत्र के रूप में आधुनिक पंचायतों की तरह स्थानीय लोगों के वाद विवाद का निपटारा एवं ग्राम व्यवस्था का कार्य करती थी। जो वर्तमान में ग्राम सभाएं हैं, ठीक उसी तरह यह सभा होती थी। जबकि समिति केंद्रीय संस्था थी जिसमें राजनीतिक, धार्मिक एवं जो दार्शनिक हैं वो वाद विवाद होते थे। इसमें राजा उपस्थित होकर अध्यक्षता करता था और ये दोनों ही संस्थाएं राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं मानी जाती थी। अगला है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें, ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था, विधि संग्रह तथा विधि के कार्यान्वयन के संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है ऋग्वेद काल के अंतर्गत। राज्य में समस्त सत्ता का केंद्र कौन होता था? राजा होता था। तो जब समस्त सत्ता का केंद्र राजा है तो निश्चित है कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ? राजा। ठीक है, वह राजा होता था सर्वोच्च अधिकारी। प्रधान न्यायाधीश यही कहलाता, मुख्य न्यायाधीश यही कहलाता था। लेकिन इसकी सहायता के लिए कौन होता था? पुरोहित होता था इसकी सहायता के लिए। और जो राजा होता था वह विधि विशेषज्ञों की सहायता से, जिसमें मुख्य रूप से होता था पुरोहित, उसकी सहायता से प्रजा में न्याय करता था। यद्यपि जो न्याय किया जाता था राजा के द्वारा, वह उस समय के धर्मशास्त्र, उस समय के नैतिक नियम और जो विधि संग्रह थे उनके आधार पर ही राजा न्याय करता था। ऋग्वेद में हमें बहुत से दंडों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिनमें मुख्य हैं चोरी करना, सैन लगाना, जानवरों की चोरी। ये मुख्य उस समय दंड माने जाते थे।
ऋग्वेद में कानून के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। गांव में जो न्यायाधीश होता था उसको ग्राम्य वादिन पुकारा गया है। ऋग्वेद में जो अपराध थे, मैंने जैसा आपको अभी बताया था, चोरी, डकैती, धोखेबाजी, सेंध लगाना, पशु चुराने, ये मुख्य अपराध माने जाते थे। इसमें प्रताड़ना जो दी जाती थी, अब दंड दिया था, उसमें प्रताड़ना, गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि एवं जल का प्रयोग किया जाता था। ऋण नहीं चुकाने पर दासत्व एवं हत्या के लिए आर्थिक जुर्माने की प्रथा भी प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में भी राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था, फिर भी पुरोहित ब्राह्मण इस कार्य में सहायक रहते थे। लेकिन जैसे जैसे राजा की शक्ति बढ़ती गई थी, उन्होंने ब्राह्मण की सहायता को भी उपेक्षित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए शतपथ ब्राह्मण में राजा को दंड धारण करने वाला, न्याय का संरक्षक एवं दंड दाता बताया गया है। यद्यपि कानून सभी लोगों के लिए समान था, किंतु दंड देने में अपराधी की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता था। ये उस समय महत्वपूर्ण था, यानी कि ब्राह्मण वर्ग के प्रति दंड लचीले थे, परंतु राजद्रोह के अपराध में ब्राह्मण को प्राण दंड तक भी दिया जा सकता था। यानी कि ये राजद्रोह के मामले में ब्राह्मण के प्रति लचीला व्यवहार नहीं किया जाता था। अपराधियों को शारीरिक एवं मानसिक आर्थिक दंड दिए जाते थे, जैसे सामाजिक बहिष्कार, भर्त्सना, अंगयातनाएं, जुर्माना आदि। लोगों को राजा के द्वारा दिए गए न्याय में गहरी निष्ठा थी, वो पूरी तरह से उसके प्रति आदर भाव रखते थे। अगला है राज्य की आय। ऋग्वेद काल में भूमि सहज ही सुलभ थी राजा को, लेकिन भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, नहीं कहा जाता था। संभवतः सामूहिक भूस्वामित्व उस समय रहा था। आर्थिक जीवन पशुओं पर केंद्रित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति में परिवर्तन आ गया था। इस काल में जनता द्वारा राजा को कर देना अनिवार्य था। कर को क्या कहा जाता था? बलि या शुल्क कहा जाता था। राजा अपने कर्तव्य के बदले बलि प्राप्त करने का अधिकारी था। भागदूत नामक अधिकारी कर एकत्रित करता था। उत्पादन का 1/6 भाग मैक्सिमम लेने का अधिकारी था, लेकिन वह लगभग कितना लिया जाता था? 1/16 भाग लिया जाता था। ठीक है, इससे ज़्यादा इतना लिया जाता था, और मैक्सिमम कितना ले सकता था? 1/6 भाग, उससे ज़्यादा वह नहीं ले सकता था। अगला है युद्ध विधि। ऋग्वेद काल में आर्य अधिकांशतः युद्धों में व्यस्त रहते थे, अतः सैनिक प्रबंध की कुशलता उनकी शक्ति के मापदंड थे। साधारणतः रथ एवं पदातिक यानी पैदल सेना का प्रचलन था। रथों में 2 से 4 घोड़े जोते आते थे, जिनको सारथी हाँकता था। योद्धा रथ से तीर चलाकर युद्ध करता था। अस्त्र शस्त्र पत्थर, हड्डी व धातु के होते थे। धनुष बाण उनका मुख्य शस्त्र था। हालांकि तलवार चलाना, भाले चलाना ये भी प्रयोग किए जाते थे, लेकिन मुख्य क्या था? धनुष बाण। विषभुजे तीरों का प्रयोग किया जाता था। न केवल राजा अपितु ऋषि स्त्रियां भी युद्ध करती थी, अपना गौरव समझती थी। इस प्रकार आर्यों का राजतंत्र आर्यों की विकासशील सभ्यता का परिचायक कहा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में राज्यों के विस्तार के कारण सैनिकों का महत्व बढ़ने लगा था। अब खुले मैदानों में आमने सामने युद्ध होने लगे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि युद्धों का स्वरूप कैसा था? धार्मिक, यानी कि नैतिक नियमों का पालन किया जाता था। युद्ध में छल कपट नहीं किया जाता था। शरणागत आए शत्रुओं का वध करना पाप माना जाता था, और युद्ध सूर्योदय के पश्चात और सूर्य से पूर्व यानी कि सूर्य साक्षी में ही किए जाते थे, और नैतिक नियमों का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता था। युद्ध भूमि में योद्धाओं के उत्साहवर्धन के लिए युद्ध वाद्यों का, ध्वज का प्रयोग किया जाता था। जब विजय हो जाता था तो जन स्तर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था विजयोत्सव को। तो इस प्रकार छल कपट का कोई भी सहारा नहीं लिया जाता था, और निशस्त्र और असहाय लोगों पर भी वार नहीं किया जाता था, और युद्ध का जो स्वरूप था वह पूरी तरह से धार्मिक था।
तो यह मैंने आपको पूरी वैदिककालीन राज्य व्यवस्था के बारे में बताया है बच्चों। आप लोगों को उम्मीद है शायद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।